प्यारे बच्चों, आज हम 1 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 822 BX को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। तो आज हम देखेंगे 822 BX संकेतांक का हल और इस हल को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखें, पहले प्रश्न में दिया है कह रहा यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। देख रहे tan थीटा दिया है, इसकी सहायता से cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो देख रहे हैं यदि हम त्रिभुज बनाकर देखें, tan थीटा 3/4 है। देख रहे त्रिभुज ABC में कोण A को थीटा मान लेते हैं और tan जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो लंब की माप 3 आधार 4। आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यदि कर्ण की माप निकालेंगे तो ये 5 के बराबर मिल जाएगी। और पूछ रहा है इसमें cos थीटा का मान। cos थीटा आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की माप देख रहे हैं 4 है और कर्ण की माप 5 है, तो 4/5 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का विकल्प ए सही है। आप देखते हैं दूसरे प्रश्न को, क्या एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। पासे में हम जानते हैं 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यदि एक पासे को एक बार उछालेंगे तो देख रहे हैं 6 अंकों में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। और पूछ रहा है एक सम संख्या के आने की। देख रहे हैं 6 अंकों में 2, 4, 6 3 सम अंक हैं, तो अनुकूल ढंगों की संख्या देख रहे हैं 3 है, जबकि कुल ढंगों की संख्या 6 है। सरल करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, तो देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता 1/2 के बराबर मिलेगी और 1/2 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो देख रहे हैं माध्यक वर्ग, बहुलक वर्ग लगभग सभी सेटों में इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में सभी सेटों में पूछा गया है। देख रहे हैं निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम जानते हैं एक संचयी बारंबारता का कॉलम और बनाएंगे। तो देख रहे हैं संचयी बारंबारता का हम कॉलम बनाएं। देख रहे हैं संचयी बारंबारता, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। फिर देख रहे हैं दूसरे में 7, 8 जोड़ कर लिख देंगे, 8, 7, 15। फिर देख रहे हैं तीसरे में 15 + 15 30 हो जाएगी। चौथे में देख रहे हैं 30 + 10 40 के बराबर मिल जाएगी। और इसके बाद पांचवें में 40 + 5 45। इसके बाद हम बारंबारता का योग n निकाल लेते हैं। ठीक है, n निकालेंगे 5, 10, 15, 15, 15 30, 30, 8 38, 38, 7 45। तो देख रहे हैं n बराबर 45। यदि बारंबारताओं का योग और अंतिम संचयी बारंबारता दोनों मान समान मिल जाएं तो समझ जाइए कि हमारी संचयी बारंबारता की सारणी सही बनी है। अब इसके बाद हम n/2 का मान निकालते हैं। देख रहे हैं n 45 है, 45/2 देखिए 22 दूनी 44 यानी 22.5 मिल जाएगा। और 22.5 यदि हम देखें तो संचयी बारंबारता 30 के अंतर्गत मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। देखिए माध्यक वर्ग 20 से 30, क्योंकि 22.5 ये हमारा संचयी बारंबारता 30 के अंतर्गत मिलता है। और 20 से 30 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखें चौथे प्रश्न में दिया है निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न आए हैं इस बार और आशा है कि आप 20 में 20 सही कर लिए होंगे। देख रहे हैं निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता दी है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देख रहे हैं बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमको सबसे बड़ी बारंबारता देखना है और जिस वर्ग की होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो देख रहे हैं सबसे अधिकतम बारंबारता 11 है, जो कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 10 से 15 होगा। और 10 से 15 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं पांचवा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता में कई बार आपको समझाया गया कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 तक होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा नहीं होता। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ा मान नहीं होगा। तो अब इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देख रहे हैं एक दिया है हो सकती है -1 देख रहे हैं 0 से छोटा मान है, तो प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसमें विकल्प बी सही है। -1 किसी भी घटना की प्रायिकता कभी हो ही नहीं सकती, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद यदि हम छठे प्रश्न को देखें, छठे प्रश्न में देख रहे हैं आप दिया है कह रहा यदि 3 काट a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a का मान होगा। देख रहे दिया है 3 काट a
3 काट ए बराबर 4, देख रहे काट ए यहां से निकालेंगे, काट ए बराबर मिल जाएगा 4/3। और प्रश्न में देख रहे tan के रूप में है, काट का उल्टा जानते हैं tan ए होता है, और काट का उल्टा देख रहे हमने tan ए लिख दिया, तो राइट हैंड साइड में भी इसका विलोम लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, 4/3 का देख रहे 3/4 मिल जाएगा। अब दिए हुए प्रश्न में यदि tan ए का हम मान रख दें तो देख रहे tan ए का मान रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है, देख रहे tan ए 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देख रहे इसको सरल करेंगे, सरल करते हैं तो 1 माइनस देख रहे 3/4 का स्क्वायर 9/16 अपान 1 प्लस 9/16। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लें, सरल करेंगे तो यही देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा, लाशा लेंगे 16 मिल जाएगा, 16 माइनस 9 अपान देख रहे हैं हर में भी लाशा 16 मिलेगा, 16 प्लस 9 देख रहे हैं 16 कैंसिल कर देंगे, 16 से 9 घटाएंगे 9 7 16, तो देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिल जाएगा 9, 16 से 9 घटाएंगे 7/16 प्लस 9 25, 7/25 और 7/25 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं 7वें प्रश्न को, देख रहे हैं हमारा 7वां प्रश्न दिया है, क्या काश 60 अंश का मान होगा, काश 60 अंश का मान होगा। काश 60 अंश का मान हम जानते हैं 1/2 के बराबर होता है, 1/2 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प सी सही होगा। इसके बाद 8वां है, क्या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। देख रहे दोनों सर्व समीकरण आपने पढ़ा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं इनको साइन काश में यदि बदल लें, कोसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा काश, सेक ऊपर ले जाएंगे काश के रूप में आएगा और कोसेक नीचे लाएंगे साइन के पद में, तो काश स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और देख रहे हैं यही बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा। और काट स्क्वायर थीटा हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प डी सही है। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न आए हुए हैं, आशा है कि आप 20 में 20 कर लिए होंगे। फिर भी कमेंट्स के माध्यम से आप अपना स्कोर कमेंट्स के माध्यम से। इसके बाद देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है, क्या यदि एलसीएम 35 63, देख रहे हैं दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 35 है, दूसरी 63 है, और इनका एलसीएम 315 दिया है, एचसीएफ पूछ रहा होगा। हम जानते हैं एचसीएफ बराबर फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे, पहली संख्या देख रहे हैं 35 है इंटू दूसरी संख्या 63 है बटे एलसीएम का मान 315 दिया है। देख रहे हैं इसको सरल करें, सरल करने पर देख रहे हैं 5 से यदि विभाजित करेंगे 5 7 35, और देख रहे हैं 5 6 30, 5 3 15, 63 कट जाता है तो बराबर 7 मिलता है। एचसीएफ का मान 7 होगा, 7 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है, क्या संख्याओं 12 15 और 21 का एलसीएम होगा। देख रहे हैं 12 15 और 21 का एलसीएम पूछा है कि कितना आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम गुणनखंड कर लें, 2 से विभाजित करेंगे, देख रहे हैं 2 6 12, 15 नहीं विभाजित होगा उतार लेंगे। इसी प्रकार फिर आगे देख रहे हैं 2 से पुनः विभाजित हो रहा है, 2 तिहाई 6 15 21, आप देख रहे हैं 2 से कोई संख्या विभाजित नहीं होती, 3 से विभाजित करेंगे, देख रहे हैं 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरा हमारा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभक्त हो गया है। अब इसका एलसीएम लिखें, एलसीएम बराबर मिलेगा, देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। आप देख रहे हैं इनका गुणा करेंगे, 2 दुनाई 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे, देख रहे हैं 7 6 42, 420 के बराबर मिलेगा। और 420 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है, क्या √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। देख रहे हैं √2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 √2 माइनस √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा, तो 2 √2 माइनस 2 देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 11 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न देख रहे हैं, 2 बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी लगातार आपको बताया गया कि इससे एक प्रश्न 100% यूपी बोर्ड में मिलने वाला है। देख रहे हैं हर सेट में ये 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए पूछा गया है। इसमें हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। पहला बिंदु देख रहे हैं x1 y1, दूसरा x2 y2, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यही सेम प्रश्न कई सारे सेटों में पूछा गया है। तो देख रहे हैं बीच की दूरी d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 देख रहे हैं 4 है माइनस x1 का मान 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 देख रहे हैं 1 है माइनस y1 3।
1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यदि इसको हम सरल कर लें, देख रहे सरल करेंगे 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो देख रहे 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 मिल जाता है। और देख रहे 8 4 गुणे 2 4 का वर्गमूल 2 बाहर लिख सकते हैं। तो देख रहे बीच की दूरी 2 रूट 2 मिलेगी, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी पर दी है। इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प सी सही है। तो आशा है कि आप स्टेप टू स्टेप हर प्रश्न का हल समझ रहे होंगे। फिर भी कहीं यदि कोई समस्या आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे कि ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया है, तो पुनः आपको उस स्टेप को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद देख रहे 13वें प्रश्न में दिया है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। देख रहे ये प्रश्न भी लगातार ज्यादातर सेटों में पूछा गया है, तो देख रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो देख रहे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है कि कह रहा वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो वृत्त पर एक बिंदु P है और यहां से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है, जो कह रहा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q से मिलती है। केंद्र से एक रेखा खींचते हैं, इसी रेखा से ये स्पर्श रेखा बिंदु कह रहा Q पर मिल जाती है। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देख रहे केंद्र O है, OQ की माप 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। पूछ रहा PQ की लंबाई होगी। देख रहे स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, तो कोण OPQ बराबर 90 अंश मिल जाएगा। अब इसमें आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके देख रहे कोण 90 है, OQ कर्ण बन जाएगा। हमको स्पर्श रेखा की लंबाई PQ निकालनी है, तो PQ के लिए फार्मूला बनेगा PQ बराबर अंडर रूट देख रहे कर्ण अर्थात OQ का स्क्वायर, OQ 12 है 12 का स्क्वायर माइनस OP 5 है 5 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे सरल करने पर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिल जाएगा। 144 से 25 घटाएंगे तो देखें 14 से 5 घटाएं 9 और 13 से 2 घटाएंगे 11, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 14वें प्रश्न को। देख रहे 14वें प्रश्न में दिया है क्या चित्र में DE समांतर BC, देख रहे चित्र बना है और इस चित्र में आप देख रहे हैं क्या DE समांतर BC, यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी। देख रहे हैं इसको हम अलग चित्र बना करके समझते हैं। जैसा कि नाम दिया है ABC, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा DE समांतर BC, एक DE रेखा खींची गई है जो कि BC के समांतर है। ये DE BC के समांतर है। AD 3 सेंटीमीटर दिया है, AD की माप 3 सेंटीमीटर है। DE देख रहे हैं DE की माप 4 सेंटीमीटर दी है। DB 1.5 है। हमको BC की माप ज्ञात करना है। आप जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये रेखा DE BC के समांतर है, ये संगत कोण हमारे बराबर होंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से कह सकते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। देख रहे हैं त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब यहाँ समरूप की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो देख सकते हैं AD और AB का अनुपात देखेंगे तो यही बराबर हमारा DE और BC के अनुपात के मिलेगा। देखिए AD अनुपाते DE लिखें या AD अनुपाते AB लिखें। देख रहे हैं AD अपान AB इक्वल टू DE अपान BC। अब इसमें हम मान रख देंगे AD देख रहे हैं दिया है 3, AD का मान 3 दिया है बटे AB देखें 3 प्लस 1.5 दोनों को जोड़ेंगे 4.5 मिल जाएगा बराबर DE की माप भी देख रहे हैं 4 दी है बटे BC निकालना है, दशमलव हटाएंगे देख रहे हैं 0 लग जाएगा। 15 दुनाई 30, 15 × 30 45। सरल करेंगे BC देख रहे हैं भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में मिल जाएगा, तो BC का पक्षांतर कर लेते हैं। BC बराबर 4 गुणे देख रहे हैं 3 भाग में है 3 गुणा में मिलेगा और 2 गुणा में है 2 भाग में 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, तो 6 सेंटीमीटर के बराबर BC की माप मिलेगी और 6 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं त्रिज्या दिया है और कोण दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमको फार्मूला लगाना है। तो देख रहे हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं
थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है। देखिए मान रख दें, थीटा हमारा 60 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई। देखिए सारे विकल्प पाई में हैं, इसलिए हम पाई के स्थान पर पाई लिखते हैं। आर स्क्वायर, आर देख रहे 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिल जाएगा, या 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। देखिए 60 से काटेंगे 6 6 36, फिर देख रहे हैं 6 6 कैंसिल कर दिया जाए तो 6 पाई के बराबर बचता है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का विकल्प सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 16वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ऐसा प्रश्न भी लगभग ज्यादातर सेटों में पूछा गया है, बढ़िया सवाल है। देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों की संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं जैसा कि एक घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और दो घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। जैसा देख रहे हैं, इसको यदि हम इस प्रकार से देखें कि ये घन है और इस घन के इसी प्रकार के देख रहे हैं दो घनों को सटा कर रखेंगे, एक घन ये है और ये दूसरा घन, देख रहे हैं दूसरा घन इस प्रकार से आप लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन दो घनों को सटा कर रखने पर देख रहे हैं दोनों घनों को यदि आप सटा कर रखेंगे तो इनकी लंबाई भुजा 10 थी, 10 ये मिल करके लंबाई 10 + 10 20 हो जाएगी। और देख रहे हैं चौड़ाई का मान 10 ही रहेगा, ऊंचाई भी 10 ही रहेगी। L बराबर 20, B बराबर 10 और H बराबर 10। पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देख रहे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 इंटू LB + BH + HL, LB + BH + HL। देख रहे इसमें मान रख देंगे 2 इंटू L देख रहे हैं 20 है, 20 गुणे B का मान 10 है, 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20। अब इसको हम सरल करेंगे तो 2 गुणे देख रहे हैं 20 धाम 200 प्लस 10 धाम 100 प्लस 20 धाम 200। तो देख रहे हैं 200 200 400 1 500, 500 में 2 से गुणा करेंगे 1000 मिल जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और ये हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प बी सही है। देखिए 17वें प्रश्न में दिया है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। तो देख रहे हैं यदि इस द्विघात बहुपद को आप हल करें, देख रहे हैं इसको सबसे पहले हम मानक रूप में बना लेंगे। सबसे पहले बड़ी घात देख रहे हैं 6x², इसके बाद -7x - 3। अब इसको यदि हम गुणनखंड करें 6 × 18, ऐसे खंड की घटाने पर 7 मिले, 6x² - 9x + 2x - 3। देख रहे दो का समूह बनाकर कामन करेंगे, तो समूह बनाकर कामन करने पर देख रहे यही बराबर मिल जाएगा। पहले समूह से 3x कामन करेंगे तो 2x - 3 और दूसरे समूह से देख रहे हैं 1 कामन कर लेंगे तो 2x - 3। आप देख रहे हैं 2x - 3 और शेष बचता है 3x + 1। इस प्रकार से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। पहले से x का मान 3/2 और दूसरे से देख रहे हैं -1/3, 3/2 देख रहे हैं -1/3। ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म के हालों की संख्या होगी। यहाँ से देख रहे हैं यदि हम a1/a2 का मान निकालें जो कि यक्ष के गुणांकों का अनुपात होता है। पहले समीकरण में देख रहे हैं 4/3 और दूसरे में यक्ष का गुणांक 2 है, 2 दूनाई 4, देख रहे हैं 2/3 मिलता है। b1/b2 निकालेंगे, देख रहे हैं b1/b2 का मान 2/3 और इसके बाद c1/c2 देख रहे हैं 8/12, c1/c2 8/12 सरल करेंगे 4 दूनाई 8, 4 3 12। देख रहे तीनों मान समान आ जाते हैं जो कि सिद्ध करता है कि रैखिक समीकरण युग्म के हालों की संख्या अनंत होगी। तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 19वें प्रश्न में द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण होगा। देख रहे हैं यदि हम विविक्तीकरण निकालें b² - 4ac, देख रहे हैं b का मान -4√3 है तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान देख रहे हैं 3 दिया है इंटू c का मान 4 है। सरल करेंगे -4√3 का स्क्वायर, देख रहे -4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3, 16 × 48 -4 × 16 × 48। देख रहे कट करके 0 आ जाता है। तो विविक्तीकर का मान पूछ रहा था, विविक्तीकर का मान देख रहे 0 है, इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 20वें प्रश्न में क्या AP का सार्वांतर होगा। तो देख रहे दूसरे से पहला घटाएंगे, सार्वांतर D बराबर 3 + √2 - 3 कट करके √2 मिल जाएगा। इसका विकल्प डी सही है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।